बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शाबान पूरी शिद्दत के साथ जारी है। पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों में मज़ीद 5 खवारिज हलाक किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 76 तक पहुँच चुकी है, जबकि 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 114 दहशत गर्द मारे जा चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बलूचिस्तान का अमन ख़राब करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ आखिरी दहशत गर्द के ख़ात्मे तक जारी रहेंगी। आज हम जानेंगे कि ऑपरेशन शाबान में सिक्योरिटी फोर्सेस को किन कामयाबियों का सामना है और ज़मीनी सूरत हाल किस समझ जा रही है। मज़ीद बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की, जहाँ अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी ख़तरनाक मोड़ इख्तियार करती दिखाई दे रही है। आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ते तनाव के दरमियान अमरीका के मुबैना तौर पर ईरान को सालिसों के ज़रिए ख़बरदार किया है कि अगर तिजारती जहाज़ों पर हमले जारी रहे तो मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज का दावा है कि उसने आबनाए हुर्मुज़ में एक तिजारती जहाज़ पर मुबैना हमले के जवाब में ईरान के अंदर कम अज़ कम 140 अहदाफ को निशाना बनाया है, जिनमें बंदर अब्बास, कशम, सरीक और उमीदिया की एयर बेस समेत कई अहम फ़ौजी मकामात शामिल हैं। उधर ईरान की फ़ौज और पासदाराने इनकलाब का कहना है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कतर और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात के साथ ख़ित्ते में मौजूद दीगर अहदाफ पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है, जबकि ईरान की क़यादत मुसलसल सख्त बयानात देते हुए जवाबी कार्रवाई और इंतकाम के अज़म का इजहार कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कशीदगी एक वसी इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार करती नज़र आ रही है, और अगर ऐसा है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद रहेंगे या पूरी दुनिया, ख़ुसूसन आलमी मईशत, तेल की मंडियाँ और बहरी तिजारत भी इसकी लपेट में आ जाएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे भारत की, जहां एक मुसलमान खातून के साथ पेश आने वाले एक वाक़ये ने एक बार फिर मजहबी आज़ादी, इंसानी वक़ार और अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक़ सवालात खड़े कर दिए हैं। सामने आने वाली इतलात के मुताबिक चंद इंतहा पसंद हिंदुओं ने एक मुसलमान खातून का निकाब ज़बरदस्ती उतारा और उसकी पेशानी पर सिंदूर लगाकर उसे सरेआम जलील करने की कोशिश की। इस वाक़े की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद रद्द अमल देखने में आया है। आज के प्रोग्राम में इस वाक़े के सामने आने वाली तफसीलात पर और होने वाले रद्द अमल और उससे जुड़े अहम पहलुओं का भी जायज़ा लेंगे। मुझे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सैयद हुसैन सोहरवर्दी, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। उनके साथ होंगे एम्बेसडर अली सरवर नकवी, और प्रोग्राम के सेकंड हाफ में कॉमोडोर वजीउल हसन भी हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली सरवर साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। ये फरमा दीजिएगा कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी अपने अरूज पे है और ऑपरेशन शाबान का ऐलान भी कर दिया गया है। ये फरमा दीजिए कि पहले भी बलूचिस्तान के अंदर टर्बुलेंस रही है इस हवाले से, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और आर्म फोर्सेस ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। ये ऑपरेशन शाबान किस तरह मुख्तलिफ है प्रीवियस इनिशिएटिव से? आप कैसे देखते हैं? कोई पॉलिसी में चेंज है या इस दफ़ा कितनी कन्विक्शन है पाकिस्तान की आर्मी की और गवर्नमेंट की इस ऑपरेशन के हवाले से? पहले तो बहुत ऑपरेशंस हुए हैं और आप सही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की एक बड़ी पुरानी तारीख है। इट गोज बैक टू द टाइम ऑफ मिस्टर भुट्टो। जी। उस वक्त भी सबसे पहले मेरा ख्याल है कि मिलिट्री ऑपरेशन लार्ज स्केल का उसी वक्त हुआ था। जी। उसके बाद बहुत बार हुआ है। इस मरतबा आई थिंक कि अब की जो फर्क है वो ये है कि अब हुकूमत का अज़्म काफी मजबूत है ठीक है। और हुकूमत इस चीज को पूरी तरह कंट्रोल करने पे आमादा है। पहले जो हुआ है तो वो कुछ देर तक ऑपरेशन होता था, फिर बीच में कोई मुज़ाकरात भी शुरू हो जाते थे, फिर कुछ चेंज आता था। कि ये है कि जब तक ये दहशत गर्दी नहीं रुकती है, जब तक वायलेंस नहीं रुकती है, तब तक हुकूमत उनसे डील नहीं करना चाहती है, और जी। ये साफ साफ उसने ना ऐलान भी किया है। तो उम्मीद है कि ये जो एक्शन है इससे दहशतगर्दी रुकेगी। दहशतगर्दी के लिए एक बहुत पुरअज़्म और
एक मुस्तकिल ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जब ये पूरी तरह दहशतगर्दों को अंदाज़ा हो जाता है कि वो कामयाब नहीं होंगे, जी। तो फिर वो शायद वो कुछ इससे अलग होते हैं। लेकिन जब तक उनको ये रहता है कि हुकूमत डामाडोल है, कभी कुछ कर देगी, कभी कुछ, तो वो अपनी हरकतें करते रहते हैं। दूसरी बात एक अहम जो मैं समझता हूँ कि इस पे हुकूमत को भी गौर करना चाहिए, वो ये है कि जो वहाँ की आबादी, जो लोकल पॉपुलेशन है, उसको भी हुकूमत के साथ होना चाहिए। उसको भी कम से कम दहशतगर्दी रोकनी चाहिए। चाहे उनके मुतालबे कुछ भी हों, लेकिन वायलेंस नहीं होनी चाहिए। वायलेंस, रिसॉर्ट टू वायलेंस इज समथिंग दैट शुड बी कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। जी। तो ये जो है इस वक्त, ये मेरा ख्याल है कि मसले बहुत हैं। बीएलए को अ, वो कुछ ऐसे उसके अज़ाइम हैं कि वो गड़बड़ करता जा रहा है, और उसके पीछे दूसरी ताकतें हैं, खास तौर पे भारत। भारत को ये सूट करता है। अजीत डोभाल की जो सारी पॉलिसी है, वो है ऑफेंसिव डिफेंस। जी। और ऑफेंसिव डिफेंस में यही होता है कि आप इनकरेज करते हैं, शह देते हैं दहशतगर्दों को, और फिर वो उनको आमादा करते हैं दहशतगर्दी करने पे। जी। और उसके बाद वो इनस्टेबल। देखिए ना, ये एक तरह से अदम इस्तेहकाम की भी तहरीक है। जी। इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम ये लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको सूट नहीं करता है। तो इनके सारे भी मकासद और ज़ाहिर वो एंटी सोशल, एंटी सोसाइटी, एंटी गवर्नमेंट होते हैं। जी। तो ये सिलसिला जो है ये मेरा ख्याल है कि उसी वक्त रुक सकेगा जबकि उनको ये इत्मीनान, यकीन आ जाए कि जी। हुकूमत इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर सोहरावर्दी, आपने गुफ्तगू सुनी। एम्बेसडर साहब ने पहला पॉइंट तो ये बताया कि हम रिज़ॉल्व की बात कर रहे हैं कि रिज़ॉल्व इस टाइम पे पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों का कैसे फ़र्क है जो प्रीवियस ऑपरेशंस बलूचिस्तान के अंदर होते रहे हैं, उसके ऊपर एम्बेसडर साहब ने कमेंट किया। आपका भी कमेंट चाहूँगा। साथ ही साथ उन्होंने इशारा किया कि फ़र्स्ट वायलेंस मस्ट स्टॉप, और वो कैसे स्टॉप हो सकता है। जाहिर है जब बंदूक उठा के आपके ख़िलाफ़ एक आर्म्ड ग्रुप जो है वो लड़ाई कर रहा है, तो हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। हमसे मुराद हुकूमत है। और उसके बाद अजीत डोवल की कुछ पॉलिसी का भी इन्होंने जिक्र किया, ऑफेंसिव डिफेंस। इन सभी चीज़ों को अपने जवाब का हिस्सा बनाएं और मेनली ये बताएं कि ये ऑपरेशन प्रीवियस ऑपरेशन से फ़र्क कैसे है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, इस वक्त जो ऑपरेशन बलूचिस्तान में जारी है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा जामे है। जी। उसकी वजूहात हैं। अभी तक सरकार पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अगर मगर से काम ले रही थी, और ये ख्याल था कि जी बीच में किसी को इन्वॉल्व कर लिया जाए, कोई बीच में आ जाए, कुछ नाराज हैं तो उनको राजी कर लिया जाए। लेकिन देखिए अभी बहुत ज्यादा मामला खराब हो गए हैं। जी। एक तो ये कि वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड, एक कदम आगे दो कदम पीछे, ये पॉलिसी काम नहीं करेगी। ठीक। एक दूसरी बात, आप क्लियर कट बताना होगा कि फितना हिंदुस्तान जो है उसमें जो मामला चल रहे हैं उनकी सपोर्ट जहां से आ रही है, बैनुल अक़वामी सतह पर इसको हमें उठाना होगा। जी। देखिए ना, जो जरा सा भी मामूली सा भी अफगानी हिंदुस्तान में वाकया होता है वो एकदम से हंगामा कर देते सारी दुनिया में। हम जनाब इसको फितना हिंदुस्तान कर करार देकर भी हम इसको बैनुल अक़वामी सतह पर अभी तक उजागर नहीं कर सके हैं। तो हमें ये बताना होगा कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान की जो कार्रवाई है और जो उसका जो ऐसी जो शोरिशें हैं उनको जो उनकी सपोर्ट है वो हर सूरत में उसको वापस करना होगी या रुकना होगा। दूसरी बात, तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि देखिए अभी तक इसी तरह से लग रहा था कि जनाब वो ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये कुछ हमारा नुकसान करेंगी तो फिर उसके जवाब में हम नुकसान कर देंगे।
और अक्सर ऐसे ही होता था। फिर ये था कि आवाम ये पूछती थी कि जनाब 10 जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफराद को जो शहीद किया गया, तो उसके बाद जो है 25 बंदे 25 दहशतगर्द मार दिए, तो 25 दहशतगर्द आपको पता थे तो पहले क्यों नहीं मारे? तो बिल्कुल। ये वो चीजें कि आवाम को बहुत ज्यादा तशवीश दी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो अभी ऑपरेशन शाबान शुरू किया है वो क्लियर कट है कि जी बस ये अब हमने ये नहीं देखना कि ये आएंगे, अब हमने इनकी कमीनगाहों तक पहुंचना है और इनको मारना है। मेरे ख्याल में ये एक स्ट्रेटजी ऐसी है जो कि बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। बहरहाल बलूचिस्तान में इसकी सफाई, इसके कले कमी की सख्त जरूरत थी, और अब जो है यूं लग रहा है कि एक बहुत ही सीरियस कंसर्टेड एफर्ट हो रही है जिसमें कि इनका सफाया किया जाएगा। तीसरी जो इससे आगे जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि देखिए ये मामलात भी इस तरह से मुल्क के अंदर दो चीजें पैरेलल नहीं चल सकती, जैसे कि अभी नकवी साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया और बड़ा जी। बेहतरीन उन्होंने इशारा किया है। देखिए एक तरफ उनकी जो कार्रवाई उनकी दहशतगर्दाना जो सरगर्मी है वो जारी रहें, और दूसरी तरफ जो है इनसे बातचीत भी की जाती रहे। ये दोनों पैरेलल नहीं चल सकते हैं। कहीं पर भी दुनिया में इसने कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया है। आप मुख्तलिफ IRA के लिहाज से देख लें, इटली के लिहाज से देख लें, जी। आप जो जो जहां जहां पर भी देखें, अगर ये दोनों इकट्ठे चलते हैं तो उससे जो मुज़ाकराती अमल है वो तसलसल का शिकार नहीं रहता, वो तातुल का शिकार हो जाता है। सॉरी, तसलसल क्या है, तातुल जी। का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। तो यहां पर भी ये है कि जबरदस्त किस्म का ये ऑपरेशन शाबान अब रुकना नहीं चाहिए। हाँ, कोई बातचीत के लिए तैयार है तो बिल्कुल उसे बताया जाए कि पहले अपना तो ये जो इंतहा पसंदी है, जो आपने दहशतगर्दाना सरगर्मी है, पहले इनको खत्म करना होगा। जी। जो मुतालबात है, जो बातचीत है, लाजमात है, यहाँ पर कोई अपने कोई ऐसा नहीं है कि दुश्मन मुल्क से लड़ रहे हैं। अपने ही अगर भाई हैं, अगर वो तौबा कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बातचीत उनसे हो सकती है, लेकिन दोनों प्रोसेसेस इकट्ठे नहीं चल सकते। नकवी साहब ने बड़ा बेहतरीन तरफ जो है इशारा किया है। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। नकवी साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक क्लैरिटी ऑफ अप्रोच का आप दोनों ही ने जिक्र भी कर दिया, एम्फसिस भी दिया इसके ऊपर। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत ने अफ़गानिस्तान के अंदर भी ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म कमिंग फ्राम अफ़गानिस्तान ऑन पाकिस्तानी सॉइल, इसका भी अज़म का अयादा किया। उसके बाद अब बलूचिस्तान के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच जो है और बड़ी क्लैरिटी के साथ इसको शुरू किया। ये फरमा दीजिएगा कि इसकी कॉस्ट क्या पे करनी पड़ेगी? दीज आर टू वेरी वॉलेटाइल एंड डेंजरस फ्रंट्स जिनके ऊपर अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, अपने आप को कमिट कर लिया है। आप कैपेसिटी किस तरह देखते हैं और आप क्या रिजल्ट देखते हैं, इसकी एंड गेम क्या देखते हैं, इस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा प्लीज़। या देखिए, दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। जी। एक है अफगानिस्तान और दूसरा है बलूचिस्तान। जी। अफगानिस्तान के मुतालिक मैं कहूँगा कि ये जो हमारा जो मसला है वो ये है कि अफगान की सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में वायलेंस करने के लिए, जी। और ये हमने उनको 10 बार वाजे किया है कि ये चीज़ गलत है। वो अपनी सरजमीन को मुख्तलिफ तंजीमें, ग्रोहों को, मूवमेंट्स को नहीं अलाउ कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान में आके हमला करें, अटैक करें, दहशतगर्दी करें और फिर वापस वहाँ चले जाएं। तो ये दोहा अकॉर्ड में ये जब एग्रीमेंट हुआ था कि ये अमेरिकन चले जाएंगे और तालिबान हुकूमत आएगी, जी। तो उस वक्त उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी थी जी। कि वो अपने सरजमीन को दूसरे मुल्क पे हमला करने के लिए नहीं अलाउ करेंगे, नहीं उसकी इजाज़त देंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने उनसे 10 मरतबा ये बातें की। हमारे बहुत से कॉलीग्स, जूनियर कॉलीग्स जो कि सफ़ीर रहे हैं वहाँ पे, जी। वो मुझे बताते हैं, सादिक मोहम्मद सादिक जो स्पेशल एनवॉय हैं अफगानिस्तान के, वो मुझे बताते हैं जी। कि वो लोग हर चीज़ को वैसे तो मान लेते हैं लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनको खुली छुट्टी है। अच्छा, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में ये गड़बड़ कर रहे हैं,
बल्कि ETIM भी वहाँ पे है, बिल्कुल। जो ईस्टर्न तुर्किस्तान चाइना जी। मूवमेंट है। बहुत से और मुल्कों, अजरबैजान के खिलाफ मूवमेंट वहाँ पे चल रही है। तो हमारा जो हमला और जो एक्शन है वो अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। दे आर आवर ब्रदर्स, हम जी। उनकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये वहां पे जो इन्होंने अपने सेंटर बना रखे हैं, अपने हब्स बना रखे हैं, जो कम्युनिकेशन के बेसिस बना रखे हैं, उन पे हम लोग उसको टारगेट करते हैं और हम स्ट्राइक कर रहे हैं। बलूचिस्तान इज डिफरेंट। बलूचिस्तान में हमारे मुल्क के अंदर जो इलाका है वो उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। जी। और इसमें बाहर की पावर्स इन्वॉल्व हैं। एक गल्फ स्टेट भी इन्वॉल्व है, भारत भी इन्वॉल्व है, और पता नहीं कौन कौन इन्वॉल्व है। जी। ये लोग सब BLA को बैक कर रहे हैं। BLA जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसकी कोई खास स्टैंडिंग है नहीं। और ये एक ग्रुप है जिसके जो एक फ्रंट है दूसरे एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को, वो एक कवर प्रोवाइड करती है। तो पाकिस्तान, देखिए ना, भारत से एक स्पाई पकड़ा गया, कुलभूषण यादव। जी। भारत से मुख्तलिफ वो जो है ना, ट्रबल मेकर्स, मुख्तलिफ टेररिस्ट पकड़े जाते हैं। जी। तो ये सारा कुछ जो है वो हमें अपनी सरजमीन की हिफाजत करनी है। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर टेरिटरी। बिल्कुल। वरना जो दिल चाहे जो भी करे और हमारी मुश्किल लाता रहे। तो मसाले इसमें गवर्नमेंट, जैसे पहले बात हुई है, जी। पुरअज़्म है और गवर्नमेंट इसको रोकना चाहती है। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर सोहरवर्दी, प्लीज़ एनलाइटन अस। ये बताइए कि किस तरफ जाएगा, क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी हमें इस सारे इनिशिएटिव को? दोनों बड़े फ्रंट हैं। बड़ा ख़तरा जो है वो इसके अंदर एम्बेसडर साहब ने भी इशारा कर दिया, इन्वॉल्वमेंट, टू मेनी एंटिटीज़ आर इन्वॉल्व एंड ऑल द एंटिटीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और मामला काफ़ी गंभीर है। तो पाकिस्तान को कितना बड़ा चैलेंज दरकार है? It's a long commitment as far as the security forces are concerned on both the fronts. आप कैसे देखते हैं इसको? एंड गेम क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो सवाल है कि क्या होना है, मेरे ख्याल में ये सवाल जो है अभी तो लेट हो गया है। जो ये बात पिछले साल के अगर अक्टूबर नवंबर में आप पूछते तो शायद बेहतर होता। जी। अभी तो मामला ये पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी इदारे हैं और सरकार है वो बहुत क्लियर हो गई कि उसने क्या करना है। उनको ये अंदाजा आई हो एम गया सॉरी, शायद मैं बता नहीं सका। आई एम सॉरी टू कट यू। मैं ये आपसे पूछ ये रहा हूँ कि इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, सिंस वी हैव डिसाइडेड नाउ कि अब ये रुकेगा नहीं। मेरा मतलब ये था, शायद मैं बयान नहीं कर सका। जी। मैं समझ गया, बिल्कुल मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। जी। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान 4.5 साल तक जो है, ये तालिबान हुकूमत जब आई जी। तो नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। इन्होंने तो बड़ा बेहतरीन एग्रीमेंट किया था कि अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ भी जी। इस्तेमाल होने नहीं दें। ठीक। और फिर वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई और TTP की कमीनगाहें वहां पर मौजूद थी, और वो भरपूर तरीके से वहां पर उनको जो है एक सरपरस्ती हासिल थी। फिर जी। आप ये भी देखें कि इस वक्त जो है फितना हिंदुस्तान है, फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान, दोनों को वहां पर जो है अच्छी खासी पनाह मिली हुई है। तो ठीक। पाकिस्तान 4.5 साल तक उनकी मिन्नतें करता रहा। मतलब अगर इजाजत दे दें तो बस पाँव नहीं पकड़े, बाकी सब कुछ किया कि खुदा के लिए इसको कंट्रोल कीजिए। फिर हमने मुख्तलिफ किस्म की सजेशंस दी। हमने कहा भाई आप इनको रिपेट्रिएट करके अपनी मशरकी बॉर्डर पे डाल दीजिए, इधर से हटा दीजिए ताकि वहां पर रहे, और वहां जो वो जो शुमाली इलाके हैं उधर डाल दीजिए ताकि वहां पर ये रहें।
और हमारा इनसे राब्ता ही ना हो और हमारा ताल्लुक भी आपसे खराब ना हो। फिर हमने कहा इनको नकेल डालें, फिर हमने कहा भाई ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको नहीं संभाल सकते हैं, हम फिर संभालते हैं, हम आते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन उनकी कोई भी, हमारी कोई भी सजेशन थी, रिक्वेस्ट थी, मिन्नतें, तरले थे, कोई चीज को भी उन्होंने ऑनर नहीं किया। बल्कि एक तो मैं कोट नहीं करूंगा, एक सिक्योरिटी इदारे के एक साहब थे जो कि उनसे मिलने के लिए गए, तो वहां से काबुल से ये जवाब मिला कि जनाब बुरे वक्त में हमारे साथ मौजूद थे। तो उन्होंने ये कहा कि जी बुरे वक्त में तो हम भी आपके साथ खड़े थे। तो कहते नहीं जी ये पहले हमारे साथ खड़े थे। तो उस वक्त उन्होंने बता दिया क्लियर कट के जी हमारे लिए प्रायोरिटी कौन है, पाकिस्तान या ये दहशतगर्द तंजीम, यानी फितना अल खवारिज की बात कर रहा हूं। जी तो बस उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि इनको मारा जाए, हॉट परसूट के तहत अंदर जाया जाए, अंदर जाकर इनको जो है इनका कला कमा किया जाए। अब खुद मुख्तारी तो हर मुल्क की है, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि आप अपने मुल्क को संभाल नहीं सक रहे हैं, आपके मुल्क में गंदे अंडे मौजूद हैं, आप उनकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं, न सिर्फ ये कि आप उनको संभाल नहीं पा रहे हैं बल्कि उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने क्या करना, तो आप देख रहे हैं कि भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने वहां बिल्कुल ऑपरेशन किया। जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये जो ऑपरेशन शाबान है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी बहुत ज्यादा लेट है, बहुत पहले ये कर लेना चाहिए था। ठीक और उसकी वजह ये बताई कि आवाम जो है वो इस चीज को चाहते थे कि देखें कि आफ्टर ऑल क्यों नहीं खुलकर बलूचिस्तान में इस तरह का कोई ऑपरेशन हो रहा। फाइनली ये भी हो। अब इसकी कॉस्ट जो, अब मैं सॉरी मैं तमीद जी लंबी बांध दी जी मैंने, आप इसकी कॉस्ट के लिए आ रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो इसकी कॉस्ट क्या है, ये चीज क्लियर हो गई है सारी दुनिया को कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा बुरे तरीके से दहशतगर्दी का निशाना है, और पाकिस्तान उसको जो है अब बिल्कुल खुले बंदों जो है पाकिस्तान उसकी मुखालफत न सिर्फ कर रहा है बल्कि उसको जो है जबरदस्त किस्म का एक जवाब भी दे रहा है। तो आप देखिए कि जो काइनेटिक लेवल पर जवाब दिया जा सकता था बॉर्डर के उस पार भी दिया जा रहा है और इस पार भी दिया जा रहा है, एक तो बिल्कुल ये। दूसरी बात आप देखिए कि जहां जहां पर पाकिस्तान ये जवाब दे रहा है वहां पर लोगों को सिक्योरिटी का एक सेंस मिल रहा है। अब वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा है या फिर बलूचिस्तान की आवाम है, उन तमाम को यह एहसास हो रहा है कि जनाब कोई पूछने वाला है। ऐसा नहीं है कि जी वो पश्तो का एक बड़ा प्यारा मुहावरा है कि मतलब शफ शफ करना, शफ्तालू न कहना, जिसका मतलब ये कि आप बातें बहुत कर रहे हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहे। तो पाकिस्तान ने एक्शन लेना वो शुरू कर दिया। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप स्ट्रोंग तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आपकी बार्गेनिंग पोजीशन आपकी बढ़ जाती है। इस वक्त आप अफगानिस्तान के लिहाज से देख लें या फिर जो दहशतगर्दों के खिलाफ अभी ऑपरेशन बलूचिस्तान में शुरू है, दोनों के लिहाज से जो अगर पाकिस्तान ज्यादा इफेक्टिव और एम्फेटिकली अगर ये ऑपरेशन करता है तो इसकी बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी अफगानिस्तान के विज़ अफगानिस्तान भी और विज़ जो कार्रवाई यहाँ पर बलूचिस्तान में कर रहे हैं उनके भी। तो मेरा ये ख्याल है इसमें एक बहुत जबरदस्त किस्म की पाकिस्तान के लिए स्ट्रॉन्गर पोजीशन है। इसकी जी कोई कॉस्ट नहीं है, तो इसकी होनी है वो सिर्फ ये है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके जो एहलकार हैं लाजमात उनकी शहादतें होंगी, लेकिन उससे ये तो उससे पहले भी शहादतें हो रही हैं और बिल्कुल ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल क्योंकि वो अनगार्डेड हम रह जाते हैं, हमारे जो सपूत हैं, जो जवानों की शहादतें हो रही हैं, तो अच्छा है कि आप खुलकर इनको जो है मारा जाए ताकि जो हो सकता है इनका जो है एक नाकाबिल तलाफी नुकसान किया जाए, जिसके बाद उनको लग पता जाए कि रियासत जो है वो अब इन चीजों को बहुत सख्ती से ट्रीट करेगी ऐसे किसी भी मामले को। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। एम्बेसडर साहब आप की तरफ आऊँगा, टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करेंगे। मशरक़ वस्ता के अंदर भी सूरत हाल बड़ी कशीदा है, दोबारा से एम्बिग्विटी आ गई है आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, ये पूरे रीजन को इफ़ेक्ट करती है। ईरान ने हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने किया, फिर ईरान ने जीसीसी कंट्रीज़ के ऊपर भी बड़े मैसिव किस्म के अटैक्स लॉन्च किए हैं। ईरान के अंदर भी तबाही हो रही है और जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर भी अमेरिकन टारगेट्स को एज दे से हमला वो कर रहे हैं अमेरिकन। आप कैसे देखते हैं ये सिचुएशन और ईरान का ये हमला, ये किस तरफ इशारा करता है इनकी अपनी पॉलिसी में, कोई सोच में, या आईआरजीसी और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फोर्सेस में कोई डिवाइड है, या ईरान क्या अचीव करना चाह रहा था इस हमले से? इसके ऊपर रोशनी डालें। देखिए, ईरान अमेरिका से लड़ रहा है जी और क्यों लड़ रहा है? इसलिए कि ईरान के ऊपर हमला हुआ था जी 28 फरवरी को। बिल्कुल उससे पहले जून 2025 में भी उसके ऊपर हमला हुआ था, 12 दिन की जंग हुई थी जी तो ईरान इज फाइटिंग फॉर इट्स डिफेंस, इट्स एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट सिचुएशन। जी ईरान अपनी
अपने मुल्क की खुद मुख्तारी, मुल्क की आज़ादी, अपने मुल्क की बका के लिए लड़ रहा है। इसमें ईरान जो खलीजी ममालिक हैं, जी। उनमें उनके ऊपर हमला नहीं कर रहा। जी। ईरान हमला कर रहा है अमरीकी तंसीबात पे, ठीक। अमरीकी बेसिस पे, जो कि वहाँ पे बने हुए हैं। अच्छा, तो ये तो ईरान का नुक्ता नज़र है और मेरे ख्याल है काफ़ी जस्टिफाइड है। इसमें बहुत बहुत सही एक मंतक है और सोच है। अब इसका नतीजा बहुत इस खित्ते के लिए गैर यकीनी सूरत, अदम इस्तेहकाम, मुश्किलात, इस सब कुछ इसके नतीजे में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा, इसमें पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की। पाकिस्तान अभी भी कर रहा है। जी। पाकिस्तान सालिसी करना चाहता है जी। और पाकिस्तान ने सबसे पहले 28 फरवरी की जो जंग थी, वो 7 अप्रैल को पाकिस्तान ने जंगबंदी कराई, दोनों जी। फरीक से कोशिश करके और उनको रजामंदी उनकी लेकर। जी। फिर 10 और 11 अप्रैल को अमेरिकी और ईरानी वफूद पाकिस्तान में बैठे, 20-22 घंटे के जी। मुज़ाकरात उन्होंने किए। फिर मुख्तलिफ मौक़ों पे अप्रैल में, मई में, जून में पाकिस्तान ने बार-बार तौसीक़ कराई जंगबंदी की। तो पाकिस्तान तो फिर फाइनली अभी जून में जो है वो स्विट्ज़रलैंड में मीटिंग भी हुई, उसमें भी जी। पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा था। तो अ, हमने अब तक अपना बड़ा रोल अच्छा एक प्ले किया है और उसकी वजह ये है कि हम इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहते हैं। हम जी। इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। तो ये अभी गुफ्तगू हो रही है आबनाए हुर्मुज़ पे, मसला खड़ा हो गया है, जो कि जी। जंग के शुरू में आबनाए हुर्मुज़ का तो कोई मसला ही नहीं था। बिल्कुल। वो तो वो खुला रास्ता था। जी। अच्छा, अब इस वक़्त अमरीकी और ईरानी इस पे अड़े हुए हैं कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल किसका हो। होना तो ईरान का चाहिए, अमेरिका तो दूर बैठा है, वो क्यों आके इस आबनाए को वो काबू करेगा। बिल्कुल। लेकिन अमरीकी जो है वो इम्पीरियलिस्ट पावर है अमेरिका, और वो सारी दुनिया में यही सब करते फिरते हैं। तो वो इस पे ईरान को रोक रहे हैं, ईरान को ब्लॉक कर रहे हैं। ईरान ने ये वाज़ेह किया है कि हमारे बका और सालमियत के लिए मरना हुर्मुज़ का भी कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। ठीक। तो अमरीकी जो हैं वो कह रहे हैं कि अब खुल गया है, लेकिन खुला है नहीं। तो बहुत सारी दुनिया की जो मईशत उस पे बेस्ड है, तो वो उसकी वजह से सबको परेशानी है। जी। मेरा ख़्याल है कि कोशिश होती रहनी चाहिए कि जंग कोई हल नहीं है ठीक। और मुज़ाकरात के ज़रिए, क्योंकि एमओयू इस्लामाबाद एमओयू है, जी। उसमें सारी बातें दी हुई हैं, 14 पॉइंट्स हैं और जी। ये इनको चाहिए कि उसी पे दोबारा आएँ और फिर इन सारे मसले को हल करें। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर सोहरावर्दी, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। दोबारा इन हमलों के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी जान को ख़तरा है, अगर उनके ऊपर हमला किया गया तो उन्होंने अपनी अगली स्ट्रैटेजी भी बताई, कितने मिसाइल्स होंगे जो ईरान को हिट कर देंगे, रॉक कर देंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी इस अज़म का इयादा किया कि जिन जो लोग इन्वॉल्व थे सुप्रीम लीडर की शहादत में, उनको माफ़ी नहीं मिल सकती। एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हमें लगता है स्पॉइलर दोनों ही तरफ हैं, ईरान में भी और इजराइल को तो हम सबको पता है। ईरान का इसलिए कह रहा हूँ कि सालिस जो थे यानी कि कतर वाले, उनके शिप पे सऊदी अरेबिया की वैसल पे जो तेल बरदार थे उन पे हमला कर दिया। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? डू यू एग्री कि स्पॉइलर दोनों ही तरफ हैं या ये बात इस तरह नहीं है? और अमेरिकन सदर की जान को क्या वाकई ख़तरा है और ईरानियंस जो हैं एडमेंट हैं इसके ऊपर? कैसे देखते हैं सिचुएशन?
देखिए, बुनियादी तौर पर तो जो देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर जो ये कशीदगी और फौजी तसादम की जो शक्ल इस वक्त सामने आ रही है, उसकी जी बुनियादी वजह जो है दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली जो MOU है, मफाहमती यादाश्त है, उस पर इख्तलाफ और फिर एक दूसरे के ऊपर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात हैं। जी ये तनाज़ा जो है सिर्फ हालिया वाक़यात पर जो है उसके पैमाने में नहीं देखना चाहिए, बल्कि जी ये कई दहाइयों पर वही स्ट्रेटेजिक भी इसके इख्तलाफात जो हैं वो कार फरमा हैं। जी ईरान जो है अपने जौहरी प्रोग्राम के लिहाज से, अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिहाज से खित्ते में अपने इत्तेहादी ग्रुपों एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझता है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका इन अवामिल को जो है मशरिक़ वस्ता के लिए उसके इत्तेहाद, उसके इस्तेकाम के लिए आलमी जो बहरी तिजारती रास्ते हैं उनके जी लिए ख़तरा करार देता है। तो इस वजह से दोनों जो है इस नहज को पहुंच गए हैं। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त तो बड़ी अहम चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने आप को एकदम से इनसिक्योर कर गए हैं, तो लाजमत है अमेरिका के ईरान की तरफ से जो बयानात हैं वो बड़े ख़तरनाक है। वो कह रहे हैं कि जी हम इनका बदला लेंगे, आयतुल्ला खामनाई की जो शहादत है उसका, तो लाजमत है वो फिर किस लेवल पर लेंगे। तो इसलिए आप देखें कि कल मैं देख रहा था मीडिया पर कि जी व्हाइट हाउस के ताले भी बदले गए हैं और उसका पूरा जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसको बदला गया है, जिसका मतलब ये कि वहां पर काफी डर इस वक्त मौजूद है वॉशिंगटन में इस जी लिहाज से। दूसरी बात आप देखें कि जो जनाजा हुआ उसमें जो लाखों की तादाद थी, उसने भी अमरीकी अवाम की आंखें खोल दी हैं और उनको अंदाजा हुआ है कि ये कोई आमिर नहीं था, कोई डिक्टेटर नहीं था, बल्कि इसकी तो बड़ी जड़ें थी अवाम में। बिल्कुल तो उस वजह से भी लोगों को ये एहसास हुआ है कि तो ये जो ईरानी जमहूरियत है उसके अंदर रहबर की बड़ी अहम और बड़ी कलीदी जो है वो उसकी पोजीशन होती है। तो वो चीज़ें भी अवाम को बड़ी क्लियर हुई हैं। तो दुरुस्त इस वजह से भी ये समझ रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा है। हालांकि आपको मालूम है, मुझे मालूम है, जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को अमेरिका के जानते हैं कि जी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, की बिल्कुल रसद इतनी आसान नहीं है कि अमेरिकी बिल्कुल प्रेसिडेंट तक हो। बहरहाल वो अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को स्ट्रांग करें। ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो काफ़ी बदनाम हो चुके हैं मुल्क के अंदर। अच्छा, ये मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, ये कहते हैं कि वो 34% की मकबूलियत पर नीचे आ चुके हैं। 34% बहुत कम है जी और किसी भी अमरीकी सदर का कम से कम लेवल पर आना मकबूलियत के लिहाज से है। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को एक मजबूत और बड़ा स्ट्रॉन्ग और सख्त किस्म का शख्स बनाने की, अपने वाजे उसके तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जागर करने की कोशिश करें, जो कि बहुत लेट हो गया है मेरे ख्याल में। अब इस बिल्कुल दौरान में अगर वो हमले करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो अच्छे खासे एक पुरअमन माहौल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। आप नाए हुर्मस के लिहाज से देखिए, ये इस वक्त फैसला करने की जरूरत नहीं है कि वो किसके कंट्रोल में होगा। अगर अमेरिका बजोरे शमशीर ताकत के जरिए उसको जी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो फिर जो मफाहमती बिल्कुल यादाश्त है जिस पर दोनों ने काम किए, मुज़ाकराती अमल जो है बिल्कुल वो डिरेल हो जाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल मेरे ख्याल में 60 दिन इन्होंने दिए थे, 60 दिन में मुज़ाकराती अमल जारी रखें, जो हो सकते हैं वो कर जाएं, जी जो नहीं हो सकते उनको पेंडिंग डाल दें। पेंडिंग में 3 बिल्कुल चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे बिल्कुल पहले तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब नए हुर्मस पर कंट्रोल किसका होगा? ईरान ने वहां से जो है टैक्स लेने से वापस हो गए, लेकिन वो कहते हैं कंट्रोल मेरा होगा। बिल्कुल और तीसरी इंपॉर्टेंट बात उनका मिसाइल सिस्टम जो है, जी मिसाइल का जो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कि ईरान किसी सूरत में, ओह यस हाँ, और जो ये लबनान में जो जंग बंदी है बिल्कुल जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के लिए, तो अब ये चीजें ऐसी हैं जिनमें कि 60 दिन से बाहर बात निकल जाएगी। तो 60 दिन में जो हो सकता है कम से कम वो तो किया जाए ना। बिल्कुल आपकी जेब में बात रखिए, दुरुस्त कोई है ओपिनियन नहीं है, ये जी इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में एक डिसिप्लिन में एक सब्जेक्ट है, उसे कहते हैं निगोशिएशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये बिल्कुल वो चीज पढ़कर मैं आपको बता रहा हूं। तो दुरुस्त ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कोई मजबूत और सख्त लीडर के तौर पर सामने ला रहे हैं, तो वो अंग्रेजी में कहते हैं टू लिटिल टू लेट। ये बहुत बिल्कुल लेट हो ठीक गया है, इससे वो नुकसान ही करेंगे इस पूरे जो मुज़ाकराती अमल है उसका। बाय बिल्कुल द वे ठीक वो वैसे भी बड़ा नुकसान कर चुके हैं। ठीक आप देखिए ना कि वो ऐसा ट्वीट करते हैं, वो ऐसा बयान देते हैं जिससे कि मामलात और ज्यादा खराब हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो ठीक हों। वो जी ये बात करते हैं कि जी अमन हो रहा है, अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये बड़े बेहतरीन होंगे, वरना मैं गोली मार दूंगा।
जी वरना मैं जंग कर दूंगा। बिल्कुल। अब एक जुमले में वो एकदम से यू टर्न मारते हैं और वो जी अब देखें ना, ईरान तो 4000 साल पुरानी तहजीब के लोग हैं। जी वो बात बड़ी शाइस्तगी से करते हैं। जी जब वो अमन की बात करते तो तसलसल अमन के साथ, जी अगर वो जंग की बात करते तो फिर उस वक्त वो अमन की बात नहीं करते। यहां पर हमें बिल्कुल उल्टी सीधी बात देखने को मिल रही है। तो मेरा दुरुस्त। ये ख्याल है कि एक पहले कोई टीवी चैनल था, उसमें मैं बात कर रहा था, जी तो एंकर ने मुझसे कहा, तो आपका ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से जो है मोबाइल ले लिया जाए जी ताकि ये चुप रहे, जी मुज़ाकराती अमल को मटेरियल है। तो मेरा यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की बात समझ रही है कि में आ रही है कि इनके मुशीर जो हैं उनको चाहिए कि उनसे कि कुछ अरसे के लिए आप कोई बयानबाजी मत करें, छोड़ बिल्कुल। दें हमें। क्योंकि देखिए जेडी वेंस और मार्को रूबियो वो बार बार आते हैं और वो ये कहते हैं नहीं जी उनका ये मतलब नहीं था, जी वो जी वो मतलब ये नहीं था। देखिए ये इससे एम्बेरसमेंट होती है। इससे एम्बैरेसमेंट आपका होती है वाइस बिल्कुल। और आपका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो आपकी क्लियरेंस दे रहा है और वो जी ये बता रहे हैं कि जी जनाब, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो तो ढंग से बात भी नहीं मतलब इन अदर वर्ड्स कुछ ऐसे इंप्रेशन मिल रहा है। जी ये चीजें नहीं होनी। डॉक्टर मेरा ये ख्याल सोहरवर्दी, है जी बिल्कुल, आपकी तरफ वापस आऊँगा, आपका पॉइंट भी आ गया। मैं एम्बेसडर नकवी का शुक्रिया अदा करूँगा, कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम में, हमें गुफ्तगू का भी बहुत मज़ा आया। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और कॉमोडोर वजीउल हसन की तरफ जाऊंगा, उनसे पूछता हूं कि उनकी क्या राय है जो सूरत हाल इस टाइम पे बनी हुई है मिडल ईस्ट के अंदर। जीसीसी कंट्रीज़ पे हमले भी हो रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनकी जान को भी वो समझते हैं कि ख़तरा है। डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ इज़्तिराब हम देखते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इस हवाले से मौजूद है। साथ ही साथ जो सिचुएशन बन गई है वो सिचुएशन अब किधर जाएगी, और पाकिस्तान ने जो इतनी मेहनत की थी और अब दोबारा जो इंगेज करने के लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान भी और कतर भी एक्टिवेटेड हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा, कैसे देखते हैं सिचुएशन आप? बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जी ये जो पीस फ्रेमवर्क, हम हमेशा से ये बात करता चले आ रहे हैं कि पीस जो है, जो नेगोशिएशन हुई है, ये एक बहुत दिक्कत आमेज काम था। जी इसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट्स की जी दोनों साइड्स को टेबल के ऊपर लाकर बिठाने में, जी लेकिन उसके बाद दोनों साइड्स की जो इंटेंशंस हैं वो भी क्लियर होनी चाहिए। तो वो बड़ी क्लियर थी। दोनों की साइड से डिस्कशन से ये फील हो रहा था कि दोनों साइड्स जो हैं वो अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे। ऑलरेडी ये बात मुख्तलिफ अंदाज में हो चुकी भी थी कि ये ऐसा ही है जैसा कि सहरा में एक कोई फूल उगाने वाली बात है। बिकॉज 40 से 45 साल की जो दोनों की राइवलरी है वो 60 दिनों में ख़त्म करना मुश्किल है। जी लेकिन इसमें अगर हम देखें कि इमीडिएट गोल जो मुझे ऐसे लगता है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का था, वो ये था कि उनकी जो 250 सालाना जो उनकी इंडिपेंडेंस डे था, उसके लिए उनको कोई एक ऐसा नैरेटिव बन जाए जिसको वो सेल ऑफ कर सकें अपनी पब्लिक में, और जी वो एक अच्छा उनका मैकेनिज्म चल जाए। तो वो देखें, वो उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो गया कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ गई और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आप को थोड़ा सा मनवा लिया कि उन्होंने नेगोशिएट कर लिया। लेकिन जो एक स्ट्रोक खेला ईरान ने, ये एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम में जो खामनाई आयतुल्लाह खामनाई साहब का वो जो फ्यूनरल था और उसकी जो प्रोसीडिंग्स थी, जो तकरीबन 6 से 7 दिन जारी रही ईरान जी के 3 शहर इराक में, तो उसने ऐसे लगता है कि वो जो ऑडियंस थी उसको कैप्टिव कर लिया। और ऑडियंस के पास, वर्ल्ड ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कुछ चीज़ें देख ली अपनी आंखों से, जी जो जिन्ना जमे गफीर इकट्ठा हुआ हुआ था, ईरान के बारे में जो स्टीरियोटाइपिंग हुई हुई थी, जी वो थोड़ी सी इरोड हो गई। बिल्कुल साथ ही ठीक। साथ अगर हम देखें, यूरोप में जो नेटो का एक इजलास हुआ, उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी एविडेंट हो गई, जिसमें लगा कि जो हम वेस्ट को और यूएस जो हमेशा से समझा जाता है कि लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड उसको कहा जाता था, जी उसकी वो जो ग्रिप है ओवर इट्स एलाइज, वो भी इरोड होती हुई नजर आई। जी कुल मिला के बात यह है कि
मैं ये आगे मुझे लग रहा है कि ये बहुत जो ऑलरेडी फ्रेजाइल फ्रेमवर्क था ये और कंटेंशियस होते जाएगा और प्रिकेरियस हो जाएगा। उसके कुछ अवामिल हैं। उसके अवामिल ये हैं कि सबसे पहली बात जो अभी सोहरवर्दी साहब ने भी कह रहे थे और आपने भी किया कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिप्लोमेसी है वो अनफिल्टर्ड डिप्लोमेसी है। ठीक। जो जो पहले दुनिया में एक्सेप्टेबल नॉर्म्स नहीं थे, जो अब नॉर्म्स बनते चले जा रहे हैं और बनते चले गए हैं और जिसको मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने लीड किया है, वो ये जो बात है वो पहले बात आ जाती है, बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो एक नेगोशिएशन में एक जो फील गुड वाली फीलिंग है वो आ नहीं पाती। हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट ही यही हो, जी। या हो ये सकता है कि वो अपनी अर्ज जो है उसको, बिकॉज उनको आदत, ताकतवर की एक परेशानी ये हो जाती है वो सीईओ भी रहे हैं और सारा उनका जो निज़ाम है वो उनके कहने पे चलता था और उनके कहने पे रुकता था। ठीक। लेकिन पीस नेगोशिएशन में ऐसे नहीं होता, बिकॉज एवरी नेशन स्टेट जो है वो एक अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखती है, और ख़ास तौर पे ईरान जो कि अपनी सॉवरेनिटी को बहुत जेलसली गार्ड करती है, तो उसमें वो थोड़ा सा यूएस की पोजीशन एरोड हुई। सेकेंडली आगे अगर हम देखें तो ये जो इनके कांग्रेसमैन थे जी। लिंडसे ग्राहम, बिल्कुल। उनका जो एक सॉर्ट ऑफ अनटाइमली, एक टाइमली या अनटाइमली व्हाटएवर वी सेड, वो जो उनकी डेथ हुई है जी। वो बड़े सपोर्टर थे इस मामले में, जी। और इसकी वजह से जो उनका जाना है वो अगेन एक एलाय जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का वो कम हो गया। बिल्कुल। अच्छा, और जब उन लीडर की पोजीशन थोड़ी सी वीक होती है विद इन द इंटरनल पॉलिटिक्स, तो जो उनके अपने लोग हैं जी। जो कि उनकी पॉलिसी से एग्रीमेंट नहीं करते, वो उनको टफ टाइम देंगे। ठीक। अच्छा, ये आगे अब एक तो ये इंटरनल बात हो गई। ठीक। अब यूएस की दो, में जो ऐसे लगता है कि दो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो मुल्क से बाहर इजराइल में है, और जी। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो उनकी लोकल पॉपुलेशन है। ठीक। और सम ऑफ द अदर जो लोकल पॉपुलेशन की कंस्टिट्यूएंसी है वो मुझे ऐसे लगता है कि इतना मैटर नहीं करती है, मैटर करती है, लेकिन प्राइमेसी जो है वो उनकी कंस्टिट्यूएंसी जो इजराइल में है बिल्कुल। वो ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल। इजराइल में जो अभी गवर्नमेंट है उसके साथ इशू ये है कि वो स्पार्टन फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करते हैं। उनका दारोमदार या वो ये समझते हैं कि उनकी जो बका का दारोमदार जी। इसी के ऊपर है कि वो अपने जो आसपास के इलाके हैं उनमें एक टर्मोइल, एक क्योस क्रिएट करके रखें, ठीक। और जिसमें वो क्योस क्रिएट होगा तो उससे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके ऊपर वाज़ेह डिमॉन्स्ट्रेट कर सकेंगे। दुरुस्त। इसलिए वो जो स्पॉयलर्स हैं जी। उनको भी परेशानी है, बिकॉज जो आगे पॉलिटिक्स हैं और जो आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, पहले इजराइल में और उसके बाद अमेरिका में, जी। बिल्कुल। वो एक सॉर्ट ऑफ उनका मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है। बिल्कुल आपका प्राइम मिनिस्टर कॉमरेड साहब, बिल्कुल आपका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर था। लास्ट जी, पॉइंट इसमें प्लीज। यह है कि जो जमे गफीर इकट्ठा हुआ था ईरानियन जो हमारे आयतुल्लाह खमेनी साहब जो उनके हैं, उनके फ्यूनरल के ऊपर, जी। वो एक सॉर्ट ऑफ रेफरेंडम भी इंडिकेट करता है जी। कि ईरानियन जो लोग हैं उनका पूरा ट्रस्ट है उनके करंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, बिल्कुल ठीक। और उनमें खौफ की इस्तिलाह से वो गैर वाकिफ हैं। बिल्कुल बिकॉज ठीक। जो इतने लोग इकट्ठे हुए थे जी। और पूरी दुनिया से जिन लोगों ने उसको, जो डेलीगेशंस आए और जो पार्टिसिपेशन हुई, जी। तो मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका के लिए थोड़ा सा वरिसम होने की जरूरत है। वन जी। लास्ट बात ये जी। कि सम ऑफ द अदर, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो जी। इसके ऊपर ऑफ कोर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये है जी। कि जब भी अमेरिका को जरूरत पड़ी है तो उन्होंने, उनकी जो स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस है वो सम ऑफ द अदर उनके ऑब्जेक्टिव है उसको सपोर्ट कर देती है। जी। चाहे वो अब्राहम बिल्कुल ठीक। लिंकन से लेकर उनकी असैसिनेशन हुई, चाहे हम 60s में आके देख जी। लें, फिर हम चाहे पर्ल हार्बर वाला देख लें सिचुएशन, जी। या फिर हम इसके बाद ये जो अभी करंट सिचुएशन
हुई थी 9/11 बिल्कुल में। कॉमोडर उसमें साहब, हम देख लें। आपका पॉइंट आ गया, बड़ी तफसील से आपने रहनुमाई फरमाई। डॉक्टर सोहरवर्दी, बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम इन लास्ट 2 मिनट्स प्लीज़, मैं चाहूँगा कि आप एक कमेंट कर दें। एक और वाक़या बड़ा अजीब व गरीब किस्म का इंडिया में पेश आया। एक मुस्लिम खातून का निकाब ज़बरदस्ती उतारा गया, इंतहा पसंद हिंदुओं ने ये हरकत की और उनकी पेशानी पर सिंदूर लगाया गया और सरेआम उनको डिस्ग्रेस किया गया। किस तरह देखते हैं इंडियन माशरा किस तरफ जा रहा है? एक शॉर्ट कमेंट करेंगे, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा। देखिए, ये बात कोई नई नहीं है। 2014 से जब से मोदी सरकार हुकूमत में आई है, उन्होंने ये जो गुंडे हैं बीजेपी के, जी इनको शुतरे बेमिसाल के तौर पर छोड़ दिया है। जी और वहां पर जो है एक एंटी मुस्लिम कैंपेन शुरू हुई भी है। उनके जी दिमागों में ये है कि जितने भी मुसलमान हैं ये कन्वर्ट हुए हैं और इनको वापस जो है तो कन्वर्ट किया जाए हिंदुइज्म में। वो जी जो पुराने जो जमाने में जो तहरीक पाकिस्तान थी, उसमें संगठन एक तहरीक थी बिल्कुल और उसका मकसद यही था कि जनाब आप तमाम लोग हिंदू थे, आप मुसलमान हुए, वापस आ जाएं, हिंदू हो जाएं, ताकि आप हिंदुस्तान में रह सकें। जी ये एक बड़ा ही तंग-नज़री का मकाम है। मेरे ख्याल में इसको जितना ज्यादा बेहतर तरीके से उठाया जा सके दुनिया में जरूरी है, क्योंकि अब तो ये बशरी हकूक का जमाना है। हर एक को मजहबी आज़ादी, हर एक को नस्ली आज़ादी, हर जी एक को हर लिहाज से एक आज़ादी हासिल है। और उसको भरपूर ये भी आज़ादी है कि वो अपने जो रिचुअल्स हैं उनको भरपूर तरीके से प्रैक्टिस कर सके। जी इस जमाने में जबकि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि दिमागी लिहाज से हम में से कुछ लोग अभी तक वही 15वीं और 16वीं सदी में रह रहे हैं। जी तो ये एक बदकिस्मती है। हिंदुस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो इस तरह की जहनीत से बाहर ना आए। और वो हिंदुस्तान तब आजाद होगा जब मोदी जैसे जो ये जो गूंज हैं, उसके जो गुंडे हैं जी जिसको कि उसने छोड़ा हुआ है, उनके समेत इनको जो है वापस बोतल में बंद न कर दिया जाए। तब तक हिंदुस्तान की बहुत बुरी हालत रहेगी। आप देखिए, ये बड़े अच्छे इक्तिसादी जी ताकत बनने वाले थे, बड़ा अच्छा इनकी सिक्योरिटी काउंसिल में सीट के लिए क्लेम कर रहे थे, और वहां बहुत से फिर बेहतर जा वापस रहे थे। कंट्रोवर्सीज में। जब जी से बिल्कुल जी जब से इन बिल्कुल लोगों ने ये हरकतें की हैं, सारी दुनिया ने इनकी से जो है सपोर्ट और इनकी ऊपर से जो है हाथ उठा लिया है। और जी अब आप देखेंगे कि ये जिस तरीके से प्रोपोर्शनली ये नीचे गिर रहे हैं, आपको मेरे आप देखिए दुनिया में बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, पाकिस्तान उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करे, आपको बिल्कुल हिंदुस्तान नजर भी नहीं आ रहा। बिल्कुल तो ठीक। उस लिहाज से आप हो रहा है कि सारी दुनिया ने इनको बिल्कुल चुप कर रोजा रखवा दी, क्योंकि सब ये समझ रहे हैं कि इनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती बीजेपी की हुकूमत है। जिस जी दिन वो खत्म होगी, हिंदुस्तान तरक्की करना शुरू करेगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू हिंदुस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो ये शुद्धि और संगठन की तहरीकों जैसा माइंडसेट, ये प्रिमिटिव माइंडसेट, उसे तर्क करना होगा। ज़बरदस्ती और ये जो हथकंडे गूंज के थ्रू या गुंडागर्दी के थ्रू ये अपनी लोकल पॉलिसीज़ में माइनॉरिटीज़ के साथ आजमाता है, या अपने बॉर्डर्स के ऊपर तमाम अपने हमसायों के साथ यही कोर्सिव पॉलिसीज़ जो अपनाए हुए है, इसे तर्क करना होगा, वरना हिंदुस्तान इस पूरी कॉमिटी ऑफ नेशंस में तनहा रह जाएगा। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।